तो आज फिर से एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही एक सेक्शन जिसमें हम लोगों को मेथड्स पढ़ने हैं। और मेथड्स क्या हैं तो हमें पहले से पता है, पार्ट 1 या उसमें जहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ही जहाँ भी शोध की विधियाँ पढ़ना था, जिसमें हम ये जान रहे थे कि मनोविज्ञान के सब्जेक्ट मैटर को कैसे स्टडी कर सकते हैं, किन विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं मनोवैज्ञानिक, जैसे ऑब्जर्वेशन है जिसको परीक्षण विधि कहते हैं, इंटरव्यू है, साक्षात्कार, एक्सपेरिमेंट या प्रयोग एक मुख्य विधि है जो काफ़ी साइंटिफिक है, कोरिलेशन सहसंबंध या सर्वे मेथड सर्वेक्षण विधि। इन सब विधियों का उपयोग समय के अनुसार या जिस सब्जेक्ट मैटर का अध्ययन किया जाना है उसकी प्रकृति के अनुसार हम एक या एक से ज़्यादा अध्ययन की विधि का चयन करते हैं और उसके द्वारा नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केस स्टडी मेथड को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है केस स्टडी मेथड? इसको व्यक्ति आधारित अध्ययन भी कहते हैं, या किसी खास व्यक्ति का जब अध्ययन किया जाता है पूरे डिटेल में तो हम कहते हैं कि ये केस स्टडी मेथड का एग्जाम्पल है। तो डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें तो इट्स अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी वेयर एम्फेसिस इज गिवन ऑन द in-depth or detailed study of a particular case. A case can be an individual, an institution, a group or any community. तो एक सिस्टमेटिक पद्धतिपूर्ण जांच है, जांच की विधि है जहाँ पे हम किसी खास केस के बारे में गहराई तक जाकर अध्ययन कर रहे हैं। और यह खास केस क्या हो सकता है? ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, या कोई समूह भी हो सकता है। जहाँ तक मनोविज्ञान की बात है उसमें ज़्यादातर टाइम्स या ज़्यादातर बार हम लोग केस स्टडी मेथड को किसी खास व्यक्ति के ऊपर अनुप्रयोग में लाते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब कोई शोधकर्ता किसी केस का चयन करता है कि इसका अध्ययन हम केस स्टडी मेथड से करेंगे, तो यह संभावना रहती है या वह यह देखता है कि वह केस यूनिक हो, यानी जो अनोखा हो, बार बार होने वाला ना हो, और उससे जो इन्फॉर्मेशन में रीच हो, बहुत सारी सूचनाएं जिस केस के अध्ययन करने से जुटाई जा सकें, ऐसे केस का अध्ययन रिसर्चर या शोधकर्ता करना चाहता है। केस स्टडी मेथड में एक तो हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं और साथ ही जिस केस का भी अध्ययन करते हैं उसका कंप्लीट जांच करते हैं। पूर्ण जांच, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन को माध्यम बनाया जाता है। केस स्टडी मेथड नॉर्मली काफ़ी लंबे समय तक चलता है और कई बार तो किसी व्यक्ति के पूरे जीवन काल के दौरान एक ही अध्ययन चल सकता है। एक डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है, यानी व्याख्यात्मक तकनीक है। और अगर हम समझना चाहें कि व्याख्यात्मक शोध क्या होते हैं या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होते हैं, तो शोध के एक प्रकार हैं जो कि सामान्य या विशिष्ट व्यवहार को की व्याख्या करते हैं। ये चरों में या परिवर्त्य में विशिष्ट संबंधों की जांच नहीं करते हैं। यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के द्वारा आप यह तो बता सकते हैं कि कोई घटना क्या है, कब हुई, क्यों हुई, कब हुई या कैसे हुई, बट क्यों का जवाब नहीं मिल सकता इससे। तो क्यों या कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो इस केस स्टडी मेथड के द्वारा एस्टैब्लिश करना मुश्किल होता है। कारण नहीं बता सकता रिसर्चर कि क्यों घटित हुआ, बट बाकी जो डिटेल्स हैं किसी भी इवेंट के या किसी भी पर्सन के जीवन के किसी खास इंसिडेंट के, उसके बारे में बाकी जानकारियाँ जैसे कि कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई या कैसे हुई, ये सब जानकारी आपको केस स्टडी मेथड के माध्यम से मिल जाता है। अब आए अगर हम, तो केस स्टडी मेथड में ज़्यादातर क्वालिटेटिव डाटा यानी गुणात्मक डेटा का उपयोग होता है। और ये क्वालिटेटिव मेथड से
प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि साक्षात्कार है। बट कभी कभी जब ऐसा अवसर आता है और जहाँ पर क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक डाटा की ज़रूरत होती है, तो ऐसे विधियों को भी अनुप्रयोग में लाया जाता है जिनके आधार पर क्वांटिटेटिव डेटा को प्राप्त किया जा सके। जैसे कि प्रश्नावली विधि है। प्रश्नावली विधि से हमको मात्रात्मक डेटा प्राप्त होती है। और डेटा क्या है? डेटा इंफॉर्मेशन है, सूचना। ज़्यादातर जब हम कोई क्लिनिकल रिसर्च कर रहे होते हैं या नैदानिक शोध जिसको हिंदी में कहते हैं, जहाँ पे हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि उपचार की कोई विधि है और कोई व्यक्ति किसी खास मानसिक रोग से पीड़ित है, उस पर उस ट्रीटमेंट मेथड का उपयोग किया गया, तो हम ये जानना चाहते हैं, एक रिसर्चर जानना चाहता है कि वह ट्रीटमेंट मेथड उस व्यक्ति के लिए कितना उपयोगी साबित हुआ। तो केस स्टडी मेथड में यह जानना संभव हो पाता है। मनोविज्ञान में खास करके असामान्य मनोविज्ञान या मनश्चिकित्सा और विकासात्मक मनोविज्ञान ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे केस स्टडी मेथड का बखूबी उपयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जहाँ पे वो व्यक्तित्व और व्यवहार के पीछे के विकास को दिखाना चाहते हैं, तो उनकी ये थ्योरी केस स्टडी मेथड्स के माध्यम से जुटाई गई सूचनाओं पर ही आधारित थी। उनके कई फेमस केस स्टडीज हैं जिसमें एना ओ थी, लिटिल हैंस। इन सब के माध्यम से उन्होंने डिस्क्रिप्टिव डेटा या सूचनाएं जुटाईं और उस सूचना के आधार पर अपने सिद्धांत को अंतिम रूप दिया। केस स्टडी मेथड दोनों तरह का हो सकता है। या तो आज से हम पीछे की बात करते हैं जिसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, यानी कोई व्यक्ति है उसके जीवन के बीत चुके घटनाओं के बारे में अध्ययन करना हो, या प्रोस्पेक्टिव जहाँ पे हम उसके भविष्य में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो दोनों ही तरह के अध्ययन केस स्टडी मेथड से संभव हैं। केस स्टडी मेथड अपने आप में कोई रिसर्च मेथड नहीं है, बल्कि इस विधि का उद्देश्य है कि जो शोध करता है वह किसी खास व्यवहार का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, उपयुक्त व्याख्या दे सके, और इसके लिए वह एक या एक से अधिक शोध विधियों का उपयोग केस स्टडी मेथड के अंतर्गत करता है। जैसे कि साक्षात्कार का उपयोग वह कर सकता है, और साक्षात्कार किसका ले सकता है? वो जिस व्यक्ति का अध्ययन हो रहा है उसका, या ऐसे व्यक्तियों का जो कि उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं या जिनको उस व्यक्ति की जानकारी है। साथ ही साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं बहुत सारे, उनका उपयोग किया जा सकता है डेटा कलेक्शन के लिए। आर्कीवल रिकॉर्ड्स, यानी पहले से जो उस व्यक्ति के बारे में कोई रिकॉर्ड है उसको भी अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति की डायरीज, उसकी लिखी हुई कोई डायरी या पर्सनल नोट है तो उसका भी उपयोग केस स्टडी मेथड के माध्यम से किया जाता है। साथ ही डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन का भी सहारा लिया जाता है, जिसमें हम व्यक्ति के डेली रूटीन को रिसर्चर चुपचाप देखते रहता है। और अदर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे कि उसका स्कूल अप्रेजल रिपोर्ट हो या कभी किसी डॉक्टर से इलाज हुआ हो तो उसका क्लिनिकल नोट, ये सब विधियों का उपयोग करके व्यक्ति के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जुटाई जाती है। जब हमें केस स्टडी मेथड के प्रोसीजर का पता चल गया, प्रोसीड्योर्स का पता चल गया, तो हमें देखना है कि स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या एडवांटेजेज हैं जो केस स्टडी मेथड यूज करने से रिसर्चर को प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे मेजर जो बेनिफिट है वह तो एक तो ये है कि डिटेल्ड और इन डेप्थ जानकारी आपको मिल रही है। अगर आप किसी एक व्यक्ति का ही अध्ययन कर रहे हैं तो उसके बारे में सभी डायमेंशंस पे इंफॉर्मेशन जुटाया जा सकता है, जबकि अगर आप एक साथ कई व्यक्तियों का अध्ययन करें तो हो सकता है कि उतनी डिटेल जानकारी पाना संभव न हो पाए। दूसरा जो मेजर फ़ायदा है केस स्टडी मेथड का वो यह है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं मनोविज्ञान में जिनको बार बार नहीं कराया जा सकता है। जैसे कि ब्रेन का अध्ययन करने के लिए कई बार हम ऐसे व्यक्तियों के या ऐसे केसेस का अध्ययन करते हैं
जिसमें किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के किसी खास क्षेत्र में कोई दुर्घटना से चोट लग गई हो और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो किसी भी शोधकर्ता के लिए संभव नहीं है कि वह बार बार किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में चोट खुद से इंड्यूस कर सके। तो आपके पास जो केस अवेलेबल होते हैं उसी के आधार पर अध्ययन करना होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे लें तो एक फिनियस गेज का केस स्टडी हम लोग पढ़ते हैं। वह एक वर्कर था, इंडस्ट्रियल वर्कर था, और किसी दुर्घटना में उसके सर में एक लंबी लोहे की रॉड आगे के फ्रंट से घुसते हुए चली गई थी, और उसका परिणाम ये हुआ था कि वो उसका व्यक्तित्व बहुत ही ड्रामेटिकली या नाटकीय रूप से परिवर्तित हो गया था। पहले के जो उसके व्यक्तित्व के गुण थे और अब के यानी दुर्घटना के बाद के व्यक्तित्व के गुणों में काफ़ी अंतर देखने को मिला। तो उस व्यक्ति का केस स्टडी मेथड से रिसर्चर्स ने स्टडी किया और उस पर वैलिड कंक्लूजन्स विड्रॉ किए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहाँ पर आप इंसाइट पाने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी घटना से संबंधित और नए नए प्रकल्पना को बनाना, जिसको कि बाद में दूसरे मेथड से जांच किया जा सके। केस स्टडी मेथड का उपयोग क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान और मानव विकास को समझने के लिए काफ़ी हद तक किया जाता है या बहुत प्रमुखता से किया जाता है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही फेमस है और उन्होंने ये थ्योरी अपने ही 3 बच्चों के केस स्टडी माध्यम मेथड के आधार पर दिया था। उन्होंने ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज किया और उनकी केस स्टडी के आधार पर अपनी ये इन्फ्लुएंशियल थ्योरी प्रतिपादित की। फ्रायड का हम लोग देख ही चुके हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत के विकास में इस विधि का उपयोग किया। केस स्टडी मेथड का एक स्ट्रेंथ ये भी है कि इससे हमको एक नैरेटिव या डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसको एक तारतम्यता में, कालानुक्रम में रख कर देखना संभव हो पाता है। अब आते हैं केस स्टडी मेथड की लिमिटेशंस पर, क्या क्या सीमाएं हैं। तो चूंकि केस स्टडी मेथड में जो रिजल्ट पाए जाते हैं वह किसी खास व्यक्ति पर आधारित होते हैं, इसलिए उनको बड़ी जनसंख्या पर सामान्यीकृत करने में मुश्किल आती है। दूसरा है कि यह बहुत ही समय और खर्चीला होता है, समय लेने वाला और खर्चीला होता है, क्योंकि लंबे समय तक चलता है तो समय भी लगता है और एक्सपेंडिचर भी बहुत आता है। इसको दोहराना, बार बार दोहराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप केस स्टडी इतना लंबा है और उसको उसी व्यक्ति पे फिर से करना तो पॉसिबल है नहीं, और फिर अलग करने पे फिर सिमिलरिटी जो है वो रह नहीं जाती है। रिसर्चर्स बायस के लिए स्कोप बना रहता है, यानी जो शोध करता है उसके अपने पूर्वाग्रहों की नकारात्मक भूमिका भी इस शोध के रिजल्ट पर पड़ सकता है, क्योंकि जो सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं उसका एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन शोधकर्ता को ही करना होता है, और ऐसे इंटरप्रिटेशन पर शोधकर्ता के सब्जेक्टिव जजमेंट का प्रभाव पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रायड की अक्सर यह आलोचना की जाती है कि उन्होंने जो केस स्टडीज़ की है उसमें से ऐसे फैक्ट्स या ऐसे इन्फॉर्मेशन को उन्होंने अनदेखा किया जो उनकी थ्योरी पर फिट नहीं बैठते थे। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप या कारण प्रभाव संबंध को डेवलप करना इस मेथड द्वारा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप क्यों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाइपोथेसिस को, नई नई हाइपोथेसिस को जनरेट करना तो इस विधि से संभव है, पर किसी हाइपोथेसिस की जांच की जा सके ये इस मेथड द्वारा नहीं है पॉसिबल। भविष्यवाणी करने की क्षमता बहुत कम होती है। और रोल ऑफ मेमोरी डिस्टॉर्शन, हमने पहले ही कहा कि जब आप केस स्टडी मेथड करते हैं तो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उस व्यक्ति को जानने वाले लोगों का, और पुराने समय की बातें बताते समय वो व्यक्ति अनजाने में भी ऐसी चीज़ें बता सकता है जो कि वास्तव में घटित हुई ही ना हो, यानी उन घटनाओं की उसकी स्मृति विकृत हो चुकी है।
और मेमोरी वाले चैप्टर के अध्ययन से हमने देखा है कि कई बार हमारी मेमोरी अनकॉन्शसली या कॉन्शियसली बहुत सारे रीजन से डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो ऐसे इंटरव्यूज के आधार पर प्राप्त किए गए सूचनाएं भी डिस्टॉर्टेड ही रह जाती हैं, वास्तविक नहीं हो पाती हैं। केस स्टडी मेथड एक स्ट्रॉन्ग मेथड है रिसर्च का, और उसका उपयोग बहुत जगहों पर बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर के अध्ययन में किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।